नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में आपसे चर्चा करेंगे। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जहां व्यवस्थापिका के दो सदन हों। ये दो सदन क्यों आवश्यक हैं, इसके प्रमुख व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। साथ में द्वितीय सदन होने से, दो सदन होने से इसकी क्या आलोचना दिखाई देती है, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। द्वितीय सदन के होने से प्रथम सदन अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वह स्वेच्छाकारी निरंकुश नहीं बन सकता। विश्व व्यवस्था में जहाँ भी व्यवस्थापिका कार्यकारी और व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, तो दो सदन होने से प्रथम सदन अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता, मनमानी नहीं कर सकता, स्वेच्छापूर्व कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। उसकी मनमानी पर रोक लग जाती है द्वितीय सदन होने से। अविचारपूर्ण कानूनों के निर्माण पर रोक। यदि व्यवस्थापिका में दो सदन होंगे तो कानून जल्दबाजी में नहीं बनेंगे और कानूनों का निर्माण विचार विमर्श से होगा, वह गहनता से चर्चा करके होगा। कभी भी जल्दबाजी में कानूनों का निर्माण नहीं हो पाएगा। द्वितीय सदन होने से दोनों सदनों में विचार विमर्श करके, गहनता से जांच पड़ताल करके कानूनों का निर्माण किया जाता है। सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व। द्वितीय सदन होने से सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था का ये आदर्श है कि सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अतः द्वितीय सदन होने से, विश्व व्यवस्थापिका में दो सदन होने से सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। कार्य विभाजन का लाभ। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो व्यवस्थापिका के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। दिन प्रतिदिन व्यवस्थापिका के कार्यों में तेजी से वृद्धि होने के कारण यदि व्यवस्थापिका में दो सदन होंगे तो कार्यों का विभाजन हो जाएगा। दोनों सदनों में कार्यों का विभाजन होने से व्यवस्थापिका पर अत्यधिक भार नहीं आएगा। जनमत निर्माण में सहायक। व्यवस्थापिका के दो सदन होने से प्रत्येक विधेयकों पर व्यापक विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, वाद विवाद होंगे और इस विचार विमर्श से सामान्य जनता, राजनीतिक दल व प्रेस प्रस्तावित जो विधेयक हैं उन विधेयकों पर विचार व्यक्त किए जा सकेंगे। जनमत का निर्माण होगा। अतः जनता में जनमत निर्माण हेतु द्वितीय सदन का होना भी आवश्यक है। स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। द्वितीय सदन होने से स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। यदि किसी सदन में स्वतंत्रता के विरुद्ध, मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई कानून का निर्माण हो रहा है तो द्वितीय सदन द्वारा ऐसे कानूनों को, ऐसे विधेयकों को रोका जा सकता है, उनमें कमी निकाली जा सकती है। अतः द्वितीय सदन होने से मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। द्वितीय सदन होने से कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। कार्यपालिका को पर्याप्त समय मिल पाता है। दो सदन होने से कोई भी विधेयक कानूनी रूप लेने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि दोनों सदनों में विधेयकों पर विचार विमर्श किया जाता है, वाद विवाद होते हैं। गहनता से जांच पड़ताल होने के पश्चात ही वो विधेयक कानून का रूप लेता है और इस हेतु पर्याप्त समय लगता है। और जब पर्याप्त समय लगने के कारण कार्यपालिका को की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। कार्यपालिका को कार्य करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। अनुभवी लोगों का सदन। द्वितीय सदन होने से अनुभवी लोगों को पर्याप्त मौका मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। द्वितीय सदन के अंतर्गत परिपक्व व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति अधिकतर निर्वाचित होते हैं और ये अनुभवी लोगों के सदन के रूप में सदन का नेतृत्व करते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव, परिपक्वता का वह द्वितीय सदन के रूप में लाभ देने का प्रयास करते हैं और द्वितीय सदन इन अनुभवी लोगों के साथ मिलकर विधेयकों को कानूनी रूप देने का कार्य करता है।
संघ राज्यों के लिए आवश्यक। संघ राज्यों की विभिन्न इकाइयां होती हैं और इन इकाइयों में जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और जनसंख्या के अनुसार अंतर भी दिखाई देता है। अतः सभी परिस्थितियों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वह जनसंख्या के अनुसार व इकाइयों की समानता के अनुसार सदनों में सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। द्वितीय सदन होने से संघ राज्यों के लिए आवश्यक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है और यहाँ संघ राज्यों को समानता के साथ साथ जनसंख्या के अनुसार भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अतः द्वितीय सदन संघ राज्यों के लिए अति आवश्यक है। ऐतिहासिक अनुभव। द्वितीय सदन यदि हम देखें तो विश्व व्यवस्था में विश्व के प्रमुख देशों में द्वितीय सदन की जो व्यवस्थापिका है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जो व्यवस्था है वह ऐतिहासिकता लिए हुए है। इंग्लैंड की यदि हम बात करें, ब्रिटिश व्यवस्थापिका की बात करें तो ब्रिटिश व्यवस्थापिका में जो द्वितीय सदन है काफ़ी प्राचीन समय से कार्य कर रहा है और वह ऐतिहासिकता के अनुभव के अनुसार वर्तमान समय में भी चला आ रहा है। अतः ये द्वितीय सदन ऐतिहासिक अनुभव की व्यवस्था को भी संपादित करता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क हैं या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की विभिन्न प्रकार की आलोचना भी दिखाई देती है। विभिन्न विद्वानों ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क दिए हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। अलोकतांत्रिक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के संबंध में यह बात कही जाती है कि ये अलोकतांत्रिक संस्था है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो प्रभुसत्ता है वो जनता के हाथों में होती है, समस्त शक्तियाँ जनता के द्वारा संपादित की जाती हैं। लेकिन यदि एक सदन होगा तो वह सदन का चुनाव जनता द्वारा होगा। लेकिन विश्व व्यवस्था में कई देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है और द्वितीय सदन का जो चुनाव है वह मनोनयन या उस देश की व्यवस्था के अनुसार है, वहाँ जनता द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर देशों में द्वितीय सदन जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होती है। इसलिए विभिन्न आलोचकों ने इस द्वितीय सदन के संबंध में आलोचना की है। समय व धन का अपव्यय। द्वितीय सदन होने से समय व धन का अपव्यय होता है। दोनों सदनों में गहनता से विचार विमर्श करके विधेयकों का निर्माण होता है जिसमें काफ़ी समय लगता है। और द्वितीय सदन होने से व्यवस्थापिका में दो सदन होने से समय व धन की बर्बादी होती है, अपव्यय होता है। रूढ़िवादी का गढ़। द्वितीय सदन में ज़्यादातर परिपक्व व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं। ये रूढ़िवादी विचारधारा को प्रधानता देते हैं, प्रगतिशील विचारधारा के विपरीत कार्य करते हैं। अतः रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, रूढ़िवादी विचारधारा है, इन अनुभवी व्यक्तियों में, इन परिपक्व व्यक्तियों में अधिक दिखाई देती है। संगठन की समस्या। द्वितीय सदन होने से संगठन की समस्या भी सामने दिखाई देती है। द्वितीय सदन का संगठन किस प्रकार का होगा, उन्हें किस प्रकार की शक्तियां दी जाएगी। यदि एक सदन होगा तो निश्चित तौर पर संविधान द्वारा उन्हें व्यापक शक्तियां दी गई होंगी। लेकिन जहां दो सदन है, संविधान के द्वारा जो भी शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों के संबंध में विद्वानों ने सदैव इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि द्वितीय सदन को भी किस प्रकार की शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए, या शक्ति समान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो कितनी अधिक होनी चाहिए। इस संबंध में संगठन की समस्या सदैव दिखाई देती है और जहां संविधान नहीं है वहां पर भी द्वितीय सदन के संगठन की समस्या निरंतर दिखाई देती है। दूसरा सदन अनावश्यक। द्वितीय सदन के संबंध में यह सदैव आलोचना की जाती है कि जब एक सदन के द्वारा व्यापक विचार विमर्श करके समय लेकर, चर्चा लेकर विधेयक कानून का रूप लेते हैं तो द्वितीय सदन की क्या आवश्यकता है कि दोनों सदनों में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब एक सदन के द्वारा वह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है तो दूसरे सदन की क्या आवश्यकता रहती है।
दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। जहां पर भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है या दो सदन है तो उनमें सदैव संघर्ष की आशंका बनी रहेगी। शक्ति के हिसाब से, अधिकार के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के अनुसार दोनों सदनों में सदैव संघर्ष की आशंका बनी रहेगी। वर्चस्व के अनुसार दोनों में संघर्ष की आशंका दिखाई दे सकती है। संघ राज्यों के लिए अनावश्यक नहीं। द्वितीय सदन के लिए या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के लिए यह कहा जाता है कि संघ राज्यों के लिए आवश्यक है कि जहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था है वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होनी चाहिए। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न आलोचकों ने यह कहा है कि जहाँ पर भी संघ व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ संघ राज्यों के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का होना आवश्यक नहीं है। उनका मानना है कि संघ राज्यों से जो सदस्य चुनकर आते हैं वह संघ राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वह राजनीतिक दलों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक सदन में सभी जो सदस्य हैं वो राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे सदन में भी वही सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व न करते हुए संघ के राजनीतिक दलों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीतिक दलों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः संघ राज्यों के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का होना आवश्यक नहीं है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो विश्व व्यवस्था में व्यापक रूप से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जो व्यवस्था है उसे अपनाया गया है। विश्व के अधिकतर देशों ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया है। संविधान ने उन देशों के व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को प्रमुख रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है और विश्व के अधिकतर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सफलता रूप से कार्य कर रही है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होने से प्रत्येक विधेयकों पर व्यापक रूप से चर्चा होगी, गहनता से विचार किया जा सकता है। विधेयक कानूनों का जो रूप है वह जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है। कानूनों का निर्माण जल्दबाजी में नहीं होगा। एक सदन की मनमानी पर रोका जा सकता है। वह एक सदन स्वेच्छाकारिता से, निरंकुशता से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगी। सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकेगी। अतः द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का होना आवश्यक है और विश्व के जहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, जिन देशों में, जिन जगह जहाँ पर भी संविधान ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को जगह दी है, वहाँ उन देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सफल रूप से कार्य कर रही है। सफलता के मायने हम इस रूप से ही लगा सकते हैं कि उन देशों में जो व्यवस्थापिका है बहुत ही बेहतर तरीके से संविधान की दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही है। विश्व के प्रमुख देशों की यदि हम बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, भारत आदि देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अत्यंत सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अतः विभिन्न विद्वानों ने कहा है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होना आवश्यक है और व्यवस्थापिका के सही उद्देश्यों को लेकर, सही लक्ष्यों को लेकर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कार्य करती है। अतः द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का होना आवश्यक है। धन्यवाद।